हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू समीक्षा एंट्रेंस। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन के बीच एक वर्चुअल समिट आयोजित की गई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई और कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और संयुक्त वक्तव्य घोषित किए गए। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे उस वर्चुअल समिट की, साथ ही हम ध्यान देंगे कुछ ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध ग्लोबली क्या इफेक्ट रखते हैं, और साथ ही हम बात करेंगे कि भारत की क्या नीतियां हैं ऑस्ट्रेलिया को लेकर। तो आज के इस पूरे सेशन के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज के टॉपिक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिसेंटली हुई वर्चुअल समिट के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है उनके बारे में, कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उन संबंध कितने गहरे हैं या फिर उनमें और कितनी सुधार की गुंजाइश है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का भारत के लिए क्या महत्व है और ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, वो चाहे इकोनॉमिक मुद्दे पे हो या चाहे वो स्ट्रेटेजिक मुद्दे पे हो, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा भारत और इंडो पैसिफिक ओशियन यानी इंडो प्रशांत महासागर, क्योंकि इंडो प्रशांत महासागर स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है इंडो प्रशांत महासागर की, उसकी एक विशेष स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए आज उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चुनौतियां कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हम भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है उनमें क्या चुनौतियां हैं, और फाइनली हम बात करेंगे एक निष्कर्ष के ऊपर कि क्या भारत को और आवश्यकता है जिससे हमारे संबंध और सुधारे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के बीच एक वर्चुअल समिट आयोजित की गई। उस समिट के दौरान टोटल 9 समझौते हुए और 2 संयुक्त वक्तव्य जो थे वो घोषित किए गए। इसके दौरान कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रहा दोनों के बीच जारी किया गया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, या जिसे हम MLSA भी कहते हैं। MLSA यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट क्या होता है। मान लिया जाए ऑस्ट्रेलिया, जिसकी लोकेशन यहाँ पे है, इंडिया के कुछ शिप्स यानी जो जहाज हैं वो प्रवेश करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में जब उन्हें डॉक किया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया कुछ फ्यूल, फूड और जो भी सर्विसेज हैं वो उपलब्ध कराएगा। मतलब जब भी एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट होता है, उस लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के बाद या फिर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में ये तय किया जाता है कि दोनों कंट्री के बीच जो भी शिप्स होंगे यानी जो भी जहाज होंगे जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री यानी आपस में जो जहाज जाएंगे, उन्हें दूसरी कंट्री यानी अगर इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जा रही है तो ऑस्ट्रेलिया, अगर ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आ रही है तो इंडिया उन्हें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, जैसे फ्यूल उपलब्ध कराएगा, फूड उपलब्ध कराएगा या अदर जो चीज़ें हैं वो सर्विसिंग देगा। तो ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है जो रिसेंटली वर्चुअल समिट थी उसके दौरान। तो इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है उनमें काफ़ी पहले से ये गणना लगाई जा रही थी कि इस तरीके का कोई एग्रीमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट हुआ है जिसे बोला जाएगा या बोला जा रहा है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। तो कुछ विशेष नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर इससे जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है उनमें काफ़ी सुधार आएगा, क्योंकि इंडिया में आने वाले ऑस्ट्रेलिया शिप्स को इंडिया सर्विसिंग दे पाएगा और ऑस्ट्रेलिया में भी जो इंडियन शिप जाएंगे उन्हें भी ऑस्ट्रेलिया सर्विस प्रोवाइड कराएगी। उसके बाद इंडो प्रशांत क्षेत्र यानी जो इंडो पैसिफिक रीजन, नॉर्मली जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो उसे हम ये क्षेत्र जो ग्रीन कलर का इसमें दिखाई दे रहा है इसे हम कह सकते हैं, यानी जो फॉलोइंग कंट्री जैसे इंडिया है, यहाँ से चाइना है और इधर जापान, साउथ कोरिया और साथ ही साथ इधर आसियान जो कंट्री हैं और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यानी ये जिस क्षेत्र को टच कर रहे हैं, यानी इधर हम कह सकते हैं प्रशांत महासागर,
और ये पूरा जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन पे हर किसी देश की, चाहे वो चाइना हो, चाहे यूएस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या अदर आसियान कंट्री हो, सबकी अपनी स्ट्रेटजी रही है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रेटजी को लेकर। तो हम आगे इसमें बात करेंगे कि क्या जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए या फिर अदर ग्लोबल कंट्रीज के लिए, उस पर हम बात करेंगे। तो इस पर भी वर्चुअल समिट के दौरान एक संयुक्त वक्तव्य जो है वो साइन किया गया है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और घटित हुई है, वो ये कि जो 2+2 डायलॉग, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले से ही 2+2 डायलॉग आयोजित होता रहा है, लेकिन जो 2+2 डायलॉग है जनरली दो बेस पे होता है या दो लेवल पे हम कह सकते हैं। पहला होता है जिसको हम कहते हैं सेक्रेटरी लेवल या सेक्रेटरी लेवल, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के दो सेक्रेटरी, पहले डिफेंस सेक्रेटरी और दूसरे फॉरेन सेक्रेटरी, आपस में मिलते हैं और कुछ नीतियों पे बातचीत करते हैं या फिर दोनों देशों के संबंधों के ऊपर बातचीत करते हैं। मतलब जो 2+2 डायलॉग है, पहला जो लेवल होता है, या दो तरीके के जनरली लेवल होते हैं। पहले लेवल के पहला जो तरीका होता है उसके दौरान दो सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, दोनों देशों के आपस में मिलते हैं और कुछ नीतियों पे बातचीत करते हैं। दूसरा जो 2+2 डायलॉग होता है वो होता है मिनिस्टरियल लेवल पे, यानी मंत्री के लेवल पे। इसमें दोनों देशों के दो मंत्री, पहले डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर, ये दोनों मिनिस्टर आपस में मिलते हैं और नीतियां जारी करते हैं। तो 2+2 डायलॉग बेसिकली दो टाइप का होता है, एक सेक्रेटरी लेवल पे और दूसरा मिनिस्टरियल लेवल पे। दोनों में फर्क बस इतना है कि अगर सेक्रेटरी लेवल पे है तो वहां पे जो दोनों देशों के सेक्रेटरी हैं, खासतौर पर दो सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी, दोनों आपस में मुलाकात करते हैं और नीतियों पर बातचीत करते हैं। जबकि अगर यह मिनिस्ट्रियल लेवल पे है, यानी मंत्रियों के लेवल पे है, तो दो मंत्री, जिसके अंदर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर जिसे हम कहेंगे और डिफेंस मिनिस्टर, ये दोनों कंट्रियों के आपस में मिलकर जो है नीतियों पर बातचीत करते हैं। इस वर्चुअल समिट के दौरान एक नया जो चेंजेस आया है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया से जो पहले इंडिया की 2+2 डायलॉग होता था वो सेक्रेटरी लेवल पे होता था, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी और फॉरेन सेक्रेटरी, आपस में मिलते थे और कुछ नीतियों पे बातचीत करते थे। लेकिन इस बार जो है उसमें परिवर्तन कर दिया गया है और इसे एक बड़ा लेवल यानी मिनिस्टरियल यानी मंत्रियों के लेवल पर ले जाया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगली बार जब 2+2 डायलॉग समिट होगी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, वो मिनिस्टरियल लेवल पे होगी, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो आपस में बातचीत करेंगे और नीतियों के बारे में घोषणा करेंगे। तो ये एक बड़ा चेंजेस आया है जो वर्चुअल समिट रही है उसके दौरान। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि 2+2 डायलॉग कई सारी कंट्रियों के साथ इंडिया का है, और पहली कंट्री यूएस रही जिसके साथ हमारा 2+2 डायलॉग मिनिस्टरियल लेवल पे हुआ। इसके अलावा हमारी जापान के साथ 2+2 डायलॉग है और अदर कुछ कंट्रीज के साथ भी है। तो ये वर्चुअल समिट के कुछ खास मुद्दे रहे, हालांकि कई सारे और भी एग्रीमेंट रहे, लेकिन एग्जाम जो पर्पस है उसके अकॉर्डिंग ये जो इम्पोर्टेंट बातें मैंने रखी वो हैं। उसके अलावा हम जो इस वर्चुअल समिट पे बहुत ज़्यादा फोकस ना करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंधों की। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के संबंध कैसे हैं, कैसे रहे हैं, उस पर हम आगे फोकस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इन पे क्या सुधार लाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उन पे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा CCC। CCC कुछ नहीं है, CCC भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्तों को दर्शाने के लिए या फिर हम दोनों के बीच जो कॉमनलिटी हैं उन पे पहले से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के बीच CCC यूज किया जाता। इसका मतलब होता था कि CCC को बोला जाता था क्रिकेट, कड़ी एंड कॉमनवेल्थ।
मतलब क्या है? ये बेसिकली एक ऐसा टर्म की तरह यूज किया जाता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन कुछ खास नहीं है, खासतौर पर 2009 से पहले। तब ये बोला जाता था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बस सिर्फ 3 सिमिलरिटी हैं, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रिलेशन है वो 3 ही मुद्दों तक सीमित है। पहला क्रिकेट, दूसरा कड़ी और तीसरा कॉमनवेल्थ। इन्हीं मुद्दों पर जो है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है वो फोकस्ड है। इसके अलावा इन दोनों कंट्रियों के बीच 2009 तक कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है या संबंध है वो बिल्कुल भी नहीं रहे। इसलिए इसे बेसिकली यूज किया जाता था कि हमारे जो संबंध है, हमारे और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सिमिलरिटी है वो सिर्फ CCC लेवल पे है। उसके बाद 2009 के बाद एक बड़ा चेंजेस आया। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो हमारे संबंध रहे उनमें सुधार आया और लगातार तब से सुधार आता जा रहा है। पहली इसमें जो घटना हुई वो 2009 में हुई, जब दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट साइन किया गया 2009 के दौरान। तब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार उनमें सुधार आया है। इसके रीज़न भी हम आगे देखेंगे कि क्यों ऐसा ही हुआ कि 2009 के बाद सडनली ऐसा चेंज हुआ कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अपने जो संबंध हैं उनमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ी, वो आगे हम देखेंगे। फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2009 के बाद भारत और जो ऑस्ट्रेलिया है उनके जो संबंध जो अच्छे रहे हैं वो उनका जो रिजल्ट है वो क्या रहा है, या किस लेवल पे रहे हैं, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनमें वो एक साथ खड़े आपको दिखाई देते हैं। तो उनमें आता है IOR, जिसका मतलब होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। उसके बाद आपको मिलेगा IONS यानी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, और उसके अलावा एक है ऑस इंडेक्स। जनरली आपको जो IORA और IONS है वो दोनों के बीच एक संगठन के लेवल पे दोनों उसके मेंबर हैं, जबकि जो ऑस इंडेक्स है ये दोनों के बीच होने वाली एक नेवल एक्सरसाइज है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ये कुछ जो एक्सरसाइज है उनसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध है उनमें गहराव आया है, और 2009 के बाद दोनों आपस में जो संबंध है उनमें सुधार आया। हालांकि जो ऑस इंडेक्स है ये एक नेवल एक्सरसाइज है। इससे पहले भी एक एक्सरसाइज होती थी जिसे बोला जाता था ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद जो थी एक आर्मी यानी जो थल सेना लेवल की एक एक्सरसाइज थी। हालांकि 2 ही साल 2016 से 18 तक के बीच में ये चली, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया, और अभी करंटली सिर्फ एक एक्सरसाइज होती है जो है ऑस्ट इंडेक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। इसके अलावा जो आसियान है, आसियान ग्रुप, उसकी भी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में गहराव के लिए। यानी संबंध मजबूत जो हुए हैं ऑस्ट्रेलिया और भारत के, उनमें एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो आसियान का भी रहा है। वो ऐसे कि आसियान बेसिकली यहाँ आप जो कंट्री देख सकते हैं ये पूरा एरिया, इन सारी कंट्रीज के अंदर टोटल जो 10 देश हैं उनसे मिलकर आसियान एक ग्रुप बनाया है इन सारी कंट्रीज ने। हालांकि इम्पोर्टेंट बात यह है कि ना ही भारत और ना ही ऑस्ट्रेलिया दोनों कंट्री जो है आसियान के मेंबर नहीं हैं, लेकिन आसियान ग्रुप जो है उसने एक अच्छा काम ये किया है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो डिस्टेंस थी उसको कवर कर दिया है। तो यहाँ पे जितनी सारी ये मेजर कंट्रीज थी उन्होंने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और जिससे बाद अब अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को मान लिया जाए बात करनी है तो वो अलग अलग कंट्रियों से ना होकर सीधे आप आसियान ग्रुप से बात कर सकते हैं, जिससे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो डिस्टेंस है उसमें काफ़ी कमी आई है और हमारे संबंधों में सुधार देखने को मिला है। तो हम मेजरली कह सकते हैं कि काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन और नेवल एक्सरसाइज के अलावा भी जो आसियान जैसे ग्रुप हैं उनके कारण जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो संबंध हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है। इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसे बोला जाता है क्वेड। क्वेड बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 कंट्रीज हैं। इम्पोर्टेंट बनती है 4 कंट्रियाँ, इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो इन चारों कंट्री ने मिलकर एक ग्रुप बनाया। हालांकि जो
क्वेट था उसके ओरिजिन शिंजो आबे रहे। 2007 के दौरान उन्हें प्रपोज किया, बाद में जाके उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन क्वेड एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि क्वेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे काफ़ी हद तक जो चाइनीज इन्फ्लुएंस रहा है, चाइनीज का कंट्रोल रहा है, खास तौर पर इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशियन इधर है, तो इंडो पैसिफिक रीजन, इस पूरे रीजन के दौरान जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करने का काम किया है इस क्वेड ने। इसके दौरान जो इंडिया के अलावा जो मेजर कंट्रीज हैं, इसके अंदर यूएस है, उसके अलावा जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन चारों ने मिलकर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको कम करने का काम किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंधों में सुधार आया है उसके मेजर कारण है 2009 के बाद जो भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन बने, वो इंडियन एसोसिएशन रिम हो या फिर हम बात करें जो क्वेड हो उसकी वजह से, या फिर जितनी भी एक्सरसाइज हुई हैं, चाहे वो मिलिट्री एक्सरसाइज हो या नेवल एक्सरसाइज हो, इनसे काफ़ी हमारे संबंधों में सुधार आया है। उसके बाद कुछ और रीजन भी हैं जो जिसके कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में सुधार आया है। पहले हम देखते हैं कि वो कौन से कॉमन इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया आपस में करीब आए, या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया लगातार अपने संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। उसके हम देखेंगे तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं, यानी समान रुचियां हैं। दोनों कंट्रियां एक दूसरे में बहुत ज़्यादा रुचि लेती हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं। उसका जो मेजर कारण है वो ये है कि पहली बात यह है कि दोनों कंट्रियां डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। मतलब डेमोक्रेटिक होने का मतलब सिंपली यह है कि दोनों कंट्रियां ग्लोबल लेवल पर या फिर रीजनल लेवल पर सपोर्ट करती हैं रूल ऑफ लॉ को, मानवाधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को, लोगों के अधिकारों को, खासतौर पर शांति को, क्योंकि जो पीस है वो इंडिया की बहुत बड़ी स्ट्रेटजी रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सिमिलरिटीज होने के कारण, क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज लगभग सेम रही है। ऑस्ट्रेलिया को भी पीस पे फोकस है, ऑस्ट्रेलिया मानवाधिकार के बारे में उतना ही चिंतित रहती है जितना इंडिया। तो इन सिमिलरिटीज जो रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच, इन्होंने भी दोनों को आपस में लाने में या फिर संबंधों को सुधारने में एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की है। तो दोनों के बीच जो संबंधों में सुधार आया है उसका मेजर रीजन ये भी है कि दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं और दोनों के बीच जो आइडियाज़ हैं या फिर हम कहें मानवाधिकारों के लेके, लोगों को लेके, फंडामेंटल राइट्स को लेके या रूल ऑफ लॉ को लेके या अदर चीज़ों को लेके, वो उनमें काफ़ी सिमिलरिटीज है। इसके अलावा IOR यानी इंडियन ओशियन रीजन, इंडियन ओशियन मैंने बताया इधर पैसिफिक, तो ये इंडियन ओशियन, ये पूरा क्षेत्र जो इंडियन ओशियन है, और इसमें दो कंट्रियां बेहद इंपॉर्टेंट हैं, एक इंडिया और दूसरा ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली इंडियन ओशियन से जुड़ी है, तो दोनों कंट्रियों के लिए बराबर चुनौतियां हैं इंडियन ओशियन को लेके। वो इसलिए क्योंकि इंडियन ओशियन की जो सिक्योरिटीज है उसको लेके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समुद्री डकैती का खतरा रहता है, काफ़ी ज़्यादा टेररिज्म जो है इसको बढ़ावा दिया जाता है समुद्र के थ्रू फंडिंग, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जो हथियार सप्लाई है वो काफ़ी समुद्रों के थ्रू रहती है। तो दोनों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए इंडियन ओशियन रीजन और उसकी सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी सिमिलरिटीज है। दोनों कंट्रियां चिंतित हैं इंडियन ओशियन रीजन और उसकी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहती हैं। और उसके अलावा भी कुछ मेजर जो इशू हैं वो जैसे मैंने बताया आतंकवाद, और आतंकवाद के अलावा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, खासतौर पर क्योंकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इंडियन ओशियन रीजन पे स्थित हैं, यानी इंडियन ओशियन रीजन लगभग दोनों कंट्री को टच करता है, और इंडियन ओशियन रीजन मेजरली अफेक्टेड रहता है डिजास्टर से। जैसे यहाँ पे आपको साइक्लोन मिलेंगे, जैसे इंडिया काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है साइक्लोन की वजह से, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी साइक्लोन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। उसके अलावा आपको सुनामीज वगैरह देखने को मिलेंगी, आपको मेजरली ज्वालामुखी, क्योंकि जो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक डिफरेंट ओशियनिक प्लेट पे स्थित है, तो वहाँ पे आपको वल्केनोज एक्टिविटीज़ मिलेंगी। तो
कई सारे जो नेचुरल डिजास्टर हैं उनको लेकर भी दोनों कंट्रियां चिंतित हैं, और दोनों की जो डिजास्टर हैं वो लगभग सिमिलरिटी होने के कारण दोनों कंट्रियां भी आपस में जो है वो अपने संबंध मजबूत करना चाहती हैं। वो बेसिक एक मुद्दा है। उसके अलावा जो आपदा राहत यानी जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है या फिर जो रिलीफ पहुंचाने की बात है, चाहे वो आपदा के दौरान हो, क्योंकि इंडिया खासतौर पर देखा गया है, इंडिया जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे मॉरिशस वगैरह पे या फिर अफ्रीकन काफ़ी कंट्रीज़ को इंडिया राहत पहुंचाती है, तो वो अगर राहत पहुंचाने के लिए जब इंडिया को समुद्र के थ्रू अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो इस साइड जब भी जाना होता है तो जो इंडियन ओशियन है उसकी इंपोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो अफ्रीका यूरोप से कनेक्टिविटी और ऊपर इंडिया से कनेक्टिविटी, तो ये सारे जो रीज़न हैं इनमें कनेक्टिविटी के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसकी इंपोर्टेंस और भी बढ़ जाती है। तो दोनों आपस में संबंध मजबूत होने के कारण इंडियन ओशियन रीजन भी रहा है, उसकी सिक्योरिटी रही है, उसके जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको लेकर दोनों काफ़ी चिंतित रहती है। तो ये मुख्य मुद्दे हैं जिनकी वजह से जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो काफ़ी कनेक्टेड है या फिर इनके संबंधों में लगातार सुधार आ रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट यानी जो निर्यात है, दोनों कंट्री के, हालांकि जो इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है दोनों के बीच ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं रह पा रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है, उसके हम ऊपर बात करेंगे। लेकिन दोनों कंट्रियां अभी भी जो है वो विश रखती हैं कि हम जो अपना एक्सपोर्ट है, जैसे इंडिया के पास टेक्सटाइल है यानी क्लोथिंग है, उसके अलावा ज्वेलरीज हैं, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो चाहती है कि हम ऑस्ट्रेलिया को जो है वो एक्सपोर्ट करें, और ऑस्ट्रेलिया भी चाहती है कि हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, ऐसे मटेरियल इंडिया को सप्लाई करें। तो दोनों देश इम्पोर्टेंस जानते हैं एक दूसरे की, और ये भी जानते हैं कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो एक दूसरे कंट्रीज के लिए कितने इम्पोर्टेंट है। और इंडिया बेसिकली अगर अपने जो रॉ मटेरियल अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर सप्लाई करें ऑस्ट्रेलिया तक, वो चाहे ज्वेलरी हो या फिर अदर कुछ प्रोडक्ट्स हो उनको सप्लाई करें, तो वो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी जो है काफ़ी अच्छी बात है, और साथ साथ दोनों के रिलेशन में काफ़ी सुधार भी आएंगे। तो हालांकि दोनों ने काफ़ी बातचीत की ट्रेड को लेकर, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ट्रेड रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे नहीं रहे हैं, उसके काफ़ी रीजन हैं, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर। तो हमने अभी तक हम ये जान पाए हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो रिलेशन है उसमें जो मेजर इशू है वो आपका इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशियन रीजन। तो इन दोनों मुद्दों को लेकर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं वो काफ़ी दोनों नज़दीक आना चाह रहे हैं, दोनों अपने संबंधों को सुधारना चाह रहे हैं। उसका मेजर रीजन चाइना भी हो सकता है, या चाइना हम कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ा है इंडियन ओशियन रीजन की ओर या फिर इंडो पैसिफिक रीजन की ओर। तो जो चाइना है, चाइना के को अगर आप काउंटर करना है या चाइना की जो पॉलिसीज है उनको काउंटर करना है, तो दोनों देशों का आपस में जुड़ाव या फिर दोनों देशों का आपस में संबंध अच्छे करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक मेजर चीज जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कनेक्ट करती है वो है पीपल टू पीपल रिलेशन यानी P2P संबंध। वो ऐसे कि कुछ अगर हम स्टैटिक्स की बात करें यानी डाटा की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लगभग 24 मिलियन पॉपुलेशन है। इस 24 मिलियन पॉपुलेशन में से लगभग 50% यानी 50% जो पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन है। इंडियन ओरिजिन मतलब वो किसी न किसी तरीके से भारत से संबंधित हैं, यानी उनके दादा परदादा माता पिता वो इंडियन सिटीजन रहे हैं और वो बाद में जाके इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की ओर जो है पलायन कर गए हैं। यानी लगभग हाफ ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन वो इंडियन ओरिजिन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है उसके लिए ऑस्ट्रेलिया एक फेवरेट डेस्टिनेशन है, यानी इंडिया के लोगों के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया।
वो एक और डाटा को देख के ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो मेजर जो लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है वो है पंजाबी। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली जो लैंग्वेज है जो लगातार बढ़ती जा रही है वो है पंजाबी। यानी काफ़ी ज़्यादा जो सिख कम्युनिटीज़ लोग हैं यानी पंजाबी भाषी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया जो डेस्टिनेशन है उसको पसंद करते हैं। इसके अलावा एक मेजर चीज़ और भी है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हिंदुज़म है यानी जो हिंदू धर्म है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो इन ऐसे जो आंकड़े हैं इनको हम देख कर ये कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडियंस के लिए एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनती जा रही है। इवन कई सारे स्टैटिस्टिक्स ये भी कहते हैं कि यूएस के बाद जो पढ़ाई के लिए जो डेस्टिनेशन बन चुकी है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पीपल टू पीपल रिलेशन है यानी दोनों के बीच जो लोगों के बीच जो अच्छे संबंध हैं वो भी एक मेजर इस मुद्दा है या हम कह सकते हैं एक मेजर चीज़ है जिसकी वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उनमें लगातार गहराई आती जा रही है, क्योंकि हमारे लोगों के बीच लगातार अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, हमारे लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को पसंद कर रहे हैं। तो इससे भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उनमें काफ़ी सुधार आया है। इसके अलावा ये हमने देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो संबंध हैं उनमें क्या कारण है जिसकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो लगातार आपस में कॉपरेशन बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे की ओर संबंध में सुधार करना चाह रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो है वो भारत के लिए महत्व क्या है, यानी इतनी इम्पोर्टेंस मतलब क्या क्या इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया की। उसमें जैसे मैंने पहली बात बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मैंने बताया कि जो स्टैटिक्स हैं वो ये बयां करते हैं कि इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया सेकेंड नंबर की फेवरेट डेस्टिनेशन है यूएस के बाद। यानी इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका के बाद सेकेंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद कर रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया है वो इंडियंस की लगातार फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करने के लिए लगातार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे संबंधों में सुधार भी रहा है या हो रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत के लिए जो महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जो इंडिया है उसके काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स लगातार जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए हर साल जाते रहे। इसके अलावा जो मेजर इम्पोर्टेंस है ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के लिए वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। टेक्नोलॉजी सेक्टर इसलिए क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो साइबर टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखता है और इंडिया के पास साइबर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा कमी है, डेटा प्रोटेक्शन की कमी है। इंडिया के जो डेटाज हैं बार बार रिपोर्ट आती रहती है कि इंडिया की जो डेटा है वो बार बार लीक होता जा रहा है। तो इसलिए भी जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कुछ एग्रीमेंट हो जाते हैं जिसके तहत जो साइबर टेक्नोलॉजी है ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हेल्प प्रोवाइड करा सकती है, साइबर सिक्योरिटी की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को प्रोवाइड करा सकती है, तो इंडिया भी साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पे, साइबर टेक्नोलॉजी के मुद्दे पे काफ़ी ग्रो कर सकती है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे बल्कि साइबर टेक्नोलॉजी भी या फिर अदर टेक्नोलॉजी जो है वो अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को प्रोवाइड कराए तो इंडिया की काफ़ी हेल्प हो सकती है इस सेक्टर पे। इसके अलावा ऊर्जा, एनर्जी और खासतौर पर लिक्विड नेचुरल गैस, ये क्या है? आपको ये जानकारी होगी कि इंडिया जो है, इंडिया का जो मेजरली जो डिफिसिट रहता है वो मेनली ऊर्जा सेक्टर को लेकर है। हमें बहुत बड़ी लेवल पर इंपोर्ट करना पड़ता है, वो ऑयल हो या फिर अदर एनर्जी प्रोडक्ट्स हो, खासतौर पर पेट्रोलियम वगैरह। तो अगर हमारे ऑस्ट्रेलिया से अच्छे संबंध होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया हमें जो पेट्रोलियम है उसके बदले या फिर उसके स्थान पर एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा रिसोर्सेज है ऑस्ट्रेलिया के पास नेचुरल गैस को लेके। तो इंडिया की जो आवश्यकता है ऊर्जा को लेकर वो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी ज़्यादा
उसे पूरी कर सकता है, और इस जिससे जो इंडिया है उसके इंपोर्ट बिल में भी रिडक्शन आएगा, क्योंकि इंडिया को जो पेट्रोलियम है जिसके प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि कुछ टाइम से जो है उसमें डिक्रीज आया है, लेकिन फिर भी जो इंडिया का जो करंट अकाउंट डिफिजिट है वो मेजरली रहता है ऑयल इंपोर्ट को लेके, तो उसमें एक डिक्रीज यानी गिरावट लाई जा सकती है। इसके अलावा स्पेस सेक्टर, हालांकि स्पेस सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वो ऐसे क्योंकि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा पीएसएलवी के बारे में। पीएसएलवी एक हमारा लॉन्च व्हीकल है। पीएसएलवी की खासियत ये रही है कि पीएसएलवी कम टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो सैटेलाइट हैं उन्हें प्लेस कर सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के भी कई बार पीएसएलवी ने जो है सैटेलाइट प्लेस किए हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि पीएसएलवी जो सैटेलाइट प्लेस करता है वो इकोनॉमिक भी है, यानी कम खर्चे के अंदर बेहतर जो काम है वो पीएसएलवी करते देता है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए इंडिया के जो इसरो का पीएसएलवी है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो भी सैटेलाइट जो प्लेस करने हैं उसमें इंडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है पीएसएलवी के थ्रू। तो स्पेस के जो सेक्टर है या फिर स्पेस टेक्नोलॉजी में या फिर हम कहें स्पेस सैटेलाइट को प्लेस करने में इंडिया ऑस्ट्रेलिया की काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के बीच जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है यानी आर्थिक जो सहयोग है उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया दुनिया के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया में 12th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो दोनों कंट्री एक दूसरे की इम्पोर्टेंस जानते हैं और दोनों के बीच कई सारे इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो सकते हैं, वो चाहे ट्रेड सेक्टर हो या फिर अदर डिफेंस सेक्टर को लेके हो या फिर किसी अदर सेक्टर पे, तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो मेजर पॉइंट है वो है चाइना के इफेक्ट को कम करना, क्योंकि जो चीनी प्रभाव है मैंने बताया कि वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इंडियन ओशियन को ले लें आप या फिर जो है इंडो पैसिफिक ओशियन को लिया जाए, आपने रिसेंटली देखा होगा चाइना का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ा है बांग्लादेश में, श्रीलंका में और अदर थाईलैंड, म्यांमार और इधर अदर आसियान कंट्रीज को लेके। ये भी आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं कि जो आसियान के साथ जो ट्रेड रिलेशन है वो सबसे अच्छे चाइना के रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के वो इंडिया से काफ़ी अच्छे हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया का जो डोमिनेंस है इस पूरे एरिया में बहुत अच्छा है। यानी चाहे वो आसियान कंट्री के साथ हो या ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, इंडिया चाइना के जो रिलेशन है वो खासतौर पर ट्रेड रिलेशन वो बहुत अच्छे रहे हैं। और अगर इंडिया को उसे काउंटर करना है यानी चाइनीज इन्फ्लुएंस को कम करना है, चाहे वो इंडियन ओशियन के अंदर हो, हिंद महासागर के अंदर हो या फिर इंडो पैसिफिक के अंदर हो, तो उसे क्या करना होगा, मेजरली उसे जो कंट्रीज हैं खासतौर पर इंडो पैसिफिक रीजन या फिर इंडियन ओशियन के अंदर उनके साथ अच्छा कोऑपरेशन करना होगा, अपने संबंधों को सुधारना होगा ताकि वे इंडिया की तरफ ज़्यादा झुक पाएँ या फिर इंडिया के साथ अच्छा कोऑपरेशन कर पाएँ और चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है उसे काउंटर किया जा सके। तो बहुत बड़े लेवल पे जो है इंडिया और चाइना के बीच जो संबंध है वो बड़े हैं। संबंध बढ़ने के कई सारे कारण हैं, मैंने बताया चाइनीज इन्फ्लुएंस के अलावा भी जो इंडो पैसिफिक रीजन को लेके है, इंडियन ओशियन को रीजन लेके है या फिर अदर डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके हो या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेके हो, तो काफ़ी जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन लगातार इम्प्रूव होते जा रहे हैं। आगे हम बात करें कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक रीजन यानी इंडो प्रशांत महासागर, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो हम कह सकते हैं रोल है इसके अंदर क्या है और इससे क्या जो है इंडिया को क्या हासिल हो सकता है या क्या इंपॉर्टेंस है इस रीजन की, देखते हैं। पहली बात यह है कि एशिया प्रशांत से इंडो प्रशांत, इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2009 से पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में काफ़ी सुधार नहीं थे। उससे पहले ये जिसे हम आज इंडो पैसिफिक रीजन कह रहे हैं, खासतौर पर ये पूरा रीजन जिसे इंडो पैसिफिक रीजन कहा जा रहा है उसे एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक रीजन कहा जाता था।
अब आज एशिया पैसिफिक से चेंज होकर इसे इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। इंडो यानी इंडिया से संबंधित, यानी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया का जो प्रभाव है या फिर इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी बड़ी है। क्योंकि जो नाम ही है उससे पता चलता है कि जो पैसिफिक रीजन है, यानी इस पूरे रीजन में को लेकर जो मेजर पावर है या फिर हम कह सकते हैं मेजर इकोनॉमी है, वो यूएस के अलावा, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंडिया का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। इसके साथ साथ इंडो ओशियन को लेकर सभी कंट्रियों की अपने अपने इम्पोर्टेंस है। कैसे समझने की कोशिश करते हैं। इंडो पैसिफिक न सिर्फ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया कि इंडिया ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि आपके यूएस और जो जापान है इनके लिए भी इंडो पैसिफिक रीजन उतना ही इम्पोर्टेंट है। और खासतौर पर जो आसियान कंट्रीज हैं इनके लिए भी जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हालांकि सबके महत्व अलग अलग है। कहने का मतलब है सारी कंट्रीज इंडो पैसिफिक को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना इंडो पैसिफिक रीजन को अपनी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा मानता है, अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका हिस्सा मानता है, और वो चाहता है कि यहाँ से ज़्यादा सी और लैंड रूट बनाए जाए जिससे वो कनेक्ट हो पाए अफ्रीका से, इधर को वो कनेक्ट हो पाए यूरोप वगैरह से। तो इधर की जो कंट्रियाँ हैं उनको वो अपने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे जोड़ना चाहता है, इधर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। तो उसका अलग इम्पोर्टेंस है उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन की। ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग इम्पोर्टेंस है। ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन को पीसफुल इसलिए बनाए रखना चाहता है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है वो अच्छे व्यापार रिलेशन हैं उसके चाइना के साथ, यानी अपना व्यापार वो लगातार इम्प्रूव करना चाहता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को अगर आसियान जो कंट्रीज हैं उनके साथ व्यापार पे लगातार बढ़ावा देना है या व्यापार को लगातार कांस्टेंट रखना है, अच्छा करना है, तो उसके लिए भी उसकी इंडो पैसिफिक रीजन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। साथ साथ जो यूएस है, यूएस के लिए भी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, ना सिर्फ आसियान कंट्रीज के लिए कनेक्ट होने के लिए, बल्कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसे अगर यूएस कम करना चाहता है तो उसे इंडो पैसिफिक रीजन पे अपनी जो प्रभाव है उसको लगातार इंक्रीज करना होगा। भारत का जो इम्पोर्टेंस है भारत के लिए, भारत का जो नज़रिया है इंडो पैसिफिक को लेके वो काफ़ी डिफरेंट है। इंडो पैसिफिक को लेके इंडिया का जो हम कह सकते हैं विजन है वो मेनली 3 चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं, ओपन, बैलेंस और इंटीग्रेटेड। क्या मीनिंग है इसका? ओपन का मीनिंग क्या है? ओपन हम जनरली कह सकते हैं कि इंडिया हमेशा ये चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो हर किसी कंट्री के लिए ओपन रहे, इसीलिए वो ना ही हमेशा वो जो चाइनीज के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को या फिर यूएस के बढ़ते इन्फ्लुएंस को या किसी भी अदर कंट्रीज के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को हमेशा क्रिटिसाइज करता रहा है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन हो वो हमेशा ओपन रहे हर किसी कंट्री के लिए। इसके अलावा इंडिया चाहता है कि ये रीजन बैलेंस रहे। बैलेंस का मतलब क्या? बैलेंस का मतलब ये है कि इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये पूरा रीजन सिंगल पोलर हो जाए, यानी किसी एक कंट्री पे बेस हो जाए, यानी यहाँ पे सिर्फ चाइना का प्रभाव हो या फिर सिर्फ यहाँ पे जापान का प्रभाव हो, ऐसा इंडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि मल्टीपोलर हो, यानी इधर जो पावर हो वो इंडिया के पास भी हो, चाइना के पास भी हो, जापान भी हो, यूएस का भी थोड़ा इंटरफेयर रहे और इधर आसियान जो कंट्रीज हैं उनका भी थोड़ा इंटरफेरेंस बना रहे। यानी इंडिया हमेशा फोकस करता है इस रीजन के अंदर कि क्या हो, जो मल्टीपोलर जो पावर है वो रहे, यानी सबके हाथ में बराबर पावर रहे, या फिर किसी एक जो कंट्री है उसके हाथ में ये पावर ना जाने पाए। इसके अलावा इंडिया का विजन है इंटीग्रेशन को लेके, यानी इंडिया चाहता है कि जो इधर इंडो पैसिफिक वाला रीजन है या इधर की जो कंट्रियां हैं वो इंटीग्रेटेड रहे। इंटीग्रेटेड का मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं, खासतौर पर आसियान कंट्री को लेके। आसियान जो कंट्रियां हैं इन पर जो चाइना है उसका प्रभाव अलग है। चाइना अपनी पॉलिसीज़ को लेकर, अपनी डेट पॉलिसीज़ वगैरह को लेकर चाहता है कि आसियान कंट्री को तोड़ा जाए, यानी उनको इंटीग्रेटेड ना रखा जाए, क्योंकि अगर जितना आसियान इंटीग्रेटेड रहेगा उतना हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए अपने रिलेशन अच्छे कर पाना इन सारी कंट्रियों के साथ, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कंट्रीज़ के साथ, क्योंकि इंडिया को
इन कंट्रियों से अलग अलग बात न करके एक ही मंच पर बात करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन चाइना ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। चाइना चाहता है कि इन कंट्रियों को अलग अलग किया जाए, तोड़ा जाए, ताकि इंडिया का इन्फ्लुएंस भी घटे और साथ ही साथ जो चाइना है वो अपनी पॉलिसी, जो उसकी डेप पॉलिसी है, उसमें कामयाब रह पाए। इसलिए काफ़ी जो आसियान कंट्री हैं वो चाइना पे डिपेंडेंट है। उनकी इकोनॉमी चाइना रन करता है। चाइना के हैवी डेप्ट ले चुके हैं, काफ़ी उधारी है। तो इंडिया का जो विजन है इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर, वो ये भी है कि इंडिया चाहता है कि ये पूरा रीजन इंटीग्रेटेड रहे, यानी कोई भी कंट्री यहाँ टूटने ना पाए। ये भी जो इंडो पैसिफिक की जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के लिए रही है। इसके अलावा कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, यानी सबके समान महत्व भी है, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पैसिफिक ओशियन को लेकर। वो क्या समान महत्व है, जैसे मैंने अभी बात की कि इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है इनके बीच जो मेजर इशू है वो खासतौर पर हम कह सकते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी, यानी जो समुद्री सुरक्षा है उसको लेकर, यानी दोनों कंट्रियां काफ़ी मेजर रोल अदा करना चाहती हैं या काफ़ी चिंतित हैं सुरक्षा को लेकर। दूसरा मुद्दा रहता है समुद्री डकैती का, यानी एंटी पायरेसी का। तो डकैती एक बेहद बड़ा मुद्दा है जिसे दोनों कंट्रियां कंट्रोल करना चाहती हैं इस पूरे रीजन को लेके। उसके अलावा यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि अदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके है या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को लेके है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनके जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए समान महत्व के हैं, दोनों के कॉमन इंटरेस्ट हैं उन मुद्दों के लेकर। तो इंडो पैसिफिक रीजन कई सारी कंट्रियों के लिए डिफरेंट विजन रखता है। इसके अलावा कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, खासतौर पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और कुछ आसियान कंट्रीज को लेकर भी, जो न सिर्फ चाइनीज इन्फ्लुएंस कम करना चाहती हैं बल्कि अपने कुछ बेसिक मुद्दे, सिक्योरिटी और इन सब कुछ चीज़ों को लेकर चिंतित भी हैं। आगे हम बात करें चुनौतियों की कि वो कौन सी मेजर चुनौतियां हैं जो इंडिया को फेस करनी है या इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन को फेस करनी पड़ेंगी। उसमें पहला आपको मुद्दा देखने को मिलेगा चाइना का, यानी चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है, मैंने बताया वो लगातार इस क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। लगातार चाइना अपनी डेप्थ पॉलिसी अपना रहा है, लोगों को बड़े बड़े ऋण दे रहा है ताकि वो चाइनीज कंट्रोल के अंदर रहे। और मैंने ये भी बताया कि जो आसियान के अंदर ऐसी कई सारी कंट्री हैं जो इस डेप्थ ट्रिप में फंस चुकी हैं। और इसके अलावा भी चाइनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडोनेशिया में बहुत अच्छा रहा है। उसके अलावा फिलीपींस में उसका इन्वेस्टमेंट अच्छा रह रहा है। उसके अलावा श्रीलंका अभी काफ़ी इशू रहा था कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट को लेकर। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार। तो इस पूरे क्षेत्र में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अट्रैक्टिव पोजीशन ले रहा है चाइना। तो मेजर जो चुनौती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को लेकर, वो मेन जो हम कह सकते हैं मेनली जो चुनौतियां हैं वो है बढ़ते हुए चाइनीज इन्फ्लुएंस को कैसे बैलेंस किया जाए। मैंने ये भी बताया कि इंडिया बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि चाइनीज इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी हमेशा रही है कि बैलेंस हो, यानी जो मेजर पावर्स हैं उन सबके पास जो पावर्स हैं वो पावर शेयर रहे। तो मेजर जो चैलेंज रहने वाला है वो है जो चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है उसको काबू करना, उसे कंट्रोल में करना। उसके अलावा एक मेजर इशू है मालाबार अभ्यास। ये क्या है? मालाबार अभ्यास बेसिकली शुरू हुआ 1992 में। बायलैटरल अभ्यास था, यानी नेवल एक्सरसाइज थी, नौसेना के बीच अभ्यास होता था और सिर्फ दो कंट्रियों के बीच होता था, इंडिया और यूएसए। यानी बायलैटरल, यानी दो कंट्रियों के बीच होता था। लेकिन बाद में इंडिया ने क्या किया, खासतौर पर 2007 के टाइम पे इंडिया ने इसे मल्टीलेटरल अभ्यास बना दिया, यानी इसमें कुछ और कंट्री को इंक्लूड किया, जैसे खासतौर पर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। मालाबार अभ्यास जो 1992 से चला आ रहा था, बायलैटरल था, लेकिन इसको इंडिया ने क्या मल्टीलेटरल कर दिया, यानी कुछ और कंट्री जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया, यानी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब मालाबार अभ्यास इन चारों कंट्री के बीच हुआ तो चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ा, क्योंकि चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि इस रीजन के अंदर जो मेजर इकोनॉमी है वो जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर ये जो कंट्री इंडिया हो, तो इनके चारों के मिलने से जो चाइना है उसको थ्रेट लगा। उसको लगा कि ये इनकी नौसैनिक अभ्यास से चाइनीज
चाइना को फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चाइना ने इसका काफ़ी अपोज किया, जिसके बाद इंडिया ने वापस से इसे बायलैटरल कर दिया, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये दोबारा सीमित हो गया। लेकिन फिर से इंडिया और जापान के रिलेशन अच्छे हुए तो 2015 में जापान को इसका परमानेंट मेंबर बना दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि ऑस्ट्रेलिया को इसमें अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है, और जिसे लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में काफ़ी बार ये मेजर इशू आता रहा है कि मालाबार अभ्यास को लेकर जो ऑस्ट्रेलिया है वो काफ़ी इसे मुद्दा बनाता रहा है कि और चाहता है कि वो मालाबार अभ्यास में इंक्लूड हो जाए। लेकिन चाइनीज प्रेशर के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को अलाउ नहीं कर पाया, 2018 में भी, 2019 में भी नहीं। तो काफ़ी जो है चाइनीज जो इन्फ्लुएंस है उससे लेकर जो इंडो और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है, उनमें काफ़ी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या प्रॉब्लम्स हैं चाइनीज इन्फ्लुएंस को लेकर या फिर चाइना के जो थ्रेट है उसको लेकर। तो मालाबार जो अभ्यास है उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहता है, खासतौर पर 2020 और 21 के दौरान, वो देखने वाली बात होगी, और उससे जो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस पे। उसके अलावा मैंने बात की ट्रेड की, व्यापार की। मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो रिलेशन है उनमें काफ़ी सुधार हैं, लेकिन अभी भी ट्रेड यानी व्यापार के मुद्दे पर इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया है वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं आ रही हैं, यानी बिल्कुल भी उनका व्यापार नहीं सुधर पा रहा है, और इवन अभी भी इनका व्यापार सिर्फ $5 बिलियन तक ही सीमित है। तो हम आप अगर स्टैटिक्स पे जाएं तो चाइना के साथ जो ऑस्ट्रेलिया का व्यापार है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और ऑस्ट्रेलिया आसियान कंट्री के साथ ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी बेटर है। तो ऐसा क्या है कि इंडिया अभी भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर पा रही है? खासतौर पर हमने देखा कि आरसीईपी को ज्वाइन नहीं कर पाया, वो एक मेजर इशू रहा कि अगर इंडिया आरसीईपी ज्वाइन कर लेता तो शायद एक ट्रेड अच्छे हो सकते थे। लेकिन हमें जितनी हमने जो भी देखा आरसीईपी के दौरान जो मुद्दे रहे गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट का मानना ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेयरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो हार्म कर सकती हैं जो इंडिया के जो छोटे उद्योग हैं उनको लेकर। तो इंडिया का मेजर जो चैलेंज है वो यही है कि कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो पाए, यानी कि ऐसा कोई एग्रीमेंट हो पाए। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया की कोशिश है कि हम दोनों यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो पाए। तो ट्रेड जो है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी भी एक बड़ा मुद्दा है, जिसे अभी भी इंडिया सॉल्व नहीं कर पाया है। तो वो एक मेजर चैलेंज रहने वाला है। बात करें निष्कर्ष की, तो सिंपली हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमने देखा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियां हैं, कुछ नीतियों पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पक्ष में जो है वह है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो P2P संबंध है, यानी पीपल टू पीपल संबंध है। हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी पसंद करते हैं, खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो हमें इंडिया के जो रिलेशन है वो पीपल टू पीपल संबंधों के कारण काफ़ी सुधार आया है उनमें, और काफ़ी आगे भी जो है सुधार रहने की गुंजाइश है। लेकिन इंडिया को ज़रूरत है एक प्रॉपर व्यापार एग्रीमेंट की, व्यापार समझौते की, ताकि हम जो एक प्रॉपर व्यापार एग्रीमेंट के साथ जो अपने रिश्तों को सुधार पाएं, और व्यापार में भी हम एक दूसरे के बराबर के भागीदार बने, यानी एक दूसरे के व्यापार में भी हम कुछ सहयोग करें। तो मेजर जो मुद्दे हैं वो व्यापार को लेकर है। हालांकि कई सारे पॉजिटिव फैक्टर भी है इंडिया के पक्ष में, और इस वर्चुअल समिट में जो लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है, यानी जो MLA से हुआ है, लॉजिस्टिक एग्रीमेंट हुआ है, उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन है उनमें काफ़ी सुधार आएगा, और दोनों कंट्रियां एक दूसरे के नज़दीक आकर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, चाहे इंडियन ओशियन रीजन है, उस क्षेत्र में, उन क्षेत्रों के अंदर जो चैलेंजेस हैं, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर हो, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर हो, या अदर जो बड़े फैक्टर हैं उनको लेकर हो, दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगी। तो ये था आज का हमारा सेशन। अपनी प्रतिक्रिया हमें दें, आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपके
सब्सक्राइब के साथ साथ ही अपने शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि हमें आपके उस शेयर का मोटिवेशन मिले, हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहें। साथ ही आप पूरे सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो ई समीक्षा है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।